लेन देन, धोखाधड़ी, थाना पुलिस करना, ये हमारा कार्यकर्ता अभी नहीं जानता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नेता भी अगर बहुत गलत कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसका भी विरोध मने मन करना शुरू कर देता है। सपा का नेता अगर कोई गलत काम कर देगा तो सपा का कार्यकर्ता उसको लगेगा गलत है कि कहेगा नहीं नेताजी की मजबूरी रही होगी इसलिए कर दिया, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हो गया होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले विरोध करना शुरू कर देगा अपने ही नेता का। हालांकि वो घर में बैठकर बात हो सकता है। तो हमारा कार्यकर्ता बहुत भावुक कार्यकर्ता है, बहुत सीधा कार्यकर्ता है, राष्ट्र हित की बात करता है, राष्ट्र हित में चलता है, वो भी एक आपकी अच्छाई है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉलिटिकली सूझबूझ का भी परिचय देने की आवश्यकता है। और समाज में रहने के लिए सबसे आवश्यकता है कि आपका व्यवहार और आचरण कैसा है। आपको अगर नेता बनना है तो पार्टी नहीं बननी होगी। अगर हम यहाँ नेता हैं और दो कार्यकर्ता आपस में झगड़ा करें तो अगर एक की तरफ से हम बोलेंगे तो हम नेता थोड़ी रह जाएंगे, हम पार्टी हो जाएंगे। हमारा दायित्व है कि जिसकी गलती है उसको डांटे, जिसकी गलती नहीं उसको हम पुचकारे और जरूरत पड़ने को दोनों को मिला करके बैठ करके परिवार को टूटने से बचावे। ये नेता का काम होता है, न कि हमारा दायित्व ये है कि हम परिवार को टूटने से बचावे। कार्यकर्ता है जोश में कहीं कभी कोई गलती कर भी सकता है, लेकिन उसको समझाने की भी आवश्यकता है, जरूरत पड़ने पे डांटने की भी आवश्यकता है। लेकिन डांटने में वो भाव होना चाहिए कि गार्जियन के रूप में आप उसको डांट रहे हो, ना कि आप किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति उस पद के आधार पर उसको दादागिरी आप कर रहे हैं। उसको लगना चाहिए कि नहीं साहब हम गार्जियन के रूप से हमारे हित की बात को कर रहे हैं, तब जाकर परिवार आगे बढ़ता है। जहां तक पार्टी के विचारधाराओं का सवाल है, अगर आप देखें तो भी आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश किए और देश के प्रधानमंत्री जी आजादी के 100वें वर्ष का सपना अभी से देखना शुरू कर दिए कि 2047 में जब भारत आजादी का 100वां वर्ष बनाएगा तो कैसा भारत हमें चाहिए, उसकी कल्पना करना अभी से उन्होंने शुरू कर दिया। और देखा होगा कि लाल किले से उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के बाद भी अभी भी हम हमारे देश में गुलामी का बहुत सा प्रतीक बाकी रह गया है, सबको कहीं ना कहीं हमें समाप्त करना है। और इस दिशा में बहुत तेजी से सरकार हमारी बढ़ रही है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय था कि अंतिम व्यक्ति को हमें जब तक नहीं उठेगा तब तक भारत मजबूत नहीं होगा। अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही लेके नरेंद्र मोदी जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान हम कैसे करें और बिना किसी भेदभाव के करें। मैं बार बार ये बोलता हूं कहीं ना कहीं कि अंतिम व्यक्ति को क्या चाहिए। मोदी जी ने जो आदमी जब बड़ा होता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, कुछ कमाने की स्थिति में आता है तो सबसे पहले उसका सपना होता है कि हम अपना घर पहले बनवाएंगे और घर बनवाने के बाद उस घर में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसकी चिंता करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी पहले दिन से ही जो वो चिंता करता था वो देश के प्रधानमंत्री जी चिंता करके बैठे हैं। अगर मैं कहूं तो आज एक गरीब आदमी को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो सारा कुछ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मकान केवल ईंटे पत्थर का मकान नहीं होता है, वो घर तक बनता है जब उसमें शौचालय भी हो, उसमें बिजली का कनेक्शन भी हो, पीने के पानी की व्यवस्था भी हो, गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था हो, गरीब आदमी है तो उसके खाने पीने की भी व्यवस्था हो, बीमारी पड़ने पर उसके इलाज की व्यवस्था हो, दुर्घटना होने पर उसके बीमा की भी व्यवस्था हो, और गरीब आदमी है तो सहायता के लिए 6000 रुपया भी उसको कहीं ना कहीं सहायता के रूप में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। क्योंकि बहुत लंबी 8 साल में मोदी जी ने 700 योजना लागू किया। अगर विस्तार से बताऊंगा तो पहली बात तो सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 700 योजना है। अभी कोविड काल में अगर आप देखें तो कोविड काल में भी कहीं ना कहीं देश को जिस प्रकार से मोदी जी ने संभालने का काम किया है, आप कल्पना करिए कि अगर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस कोविड काल में देश का क्या स्थिति होता। तो इसके पहले की सरकारों के विकास शैली को आपने देखा है
लेकिन मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ जहां देश को, पूरे देश की जनता को संभालने का भी काम किया, क्योंकि कोविड काल में कहीं ना कहीं पूरे दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा था, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा था, अर्थव्यवस्था हमारी माइनस में चली गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि आपके सूझबूझ के पर्दे के लिए कहीं ना कहीं 125 करोड़ की देश की जनता को भी आपने सुरक्षित करने का भी काम किया और एक जनता कर्फ्यू का घोषणा किया। और पूरा देश आपकी बात को मान करके पूरे जहां भी इस देश में थे, जिस जहां पर भी थे वहीं पर खड़े होकर के कहीं ना कहीं आपका इंतजार करने का काम किया। मैं देश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मोदी जी वो शख्सियत है, मैं तुलना तो नहीं करता हूं, लेकिन देश की आजादी में, देश ने एक तरफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग वो भी गांधी जी की बात को मानते थे, उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, अपना आंदोलन वो करते थे। आजादी के समय भी गांधी जी के आह्वान पे भी नॉर्थ ईस्ट के लोग भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चले थे, बल्कि आजादी के लिए लड़ाई वो भी लड़ रहे थे। लेकिन जनता कर्फ्यू का आह्वान था, जो कि पॉनियर अखबार है, पॉनियर अखबार की पॉनियर है और वो टेलीप्रिंटर, ये दो अखबार जो भारतीय जनता पार्टी का घोर विरोधी अखबार है। और जनता कर्फ्यू के बाद उसने छापा मुख्य रूप से कि भारत के इतिहास में दर्ज होगा कि गांधी जी के आह्वान पर पूरा देश यानी कि नॉर्थ ईस्ट सम्मिलित नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी के जनता कर्फ्यू के आह्वान के बाद पहली बार है कि जनता कर्फ्यू में नॉर्थ ईस्ट के लोग भी सम्मिलित होकर एक जनता कर्फ्यू के माध्यम से पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया। वहीं पे आम गरीब आदमी हमारा भूखा न सोने पाए, उसकी भी चिंता मोदी जी ने किया और हर घर में चूल्हा जले उसकी भी व्यवस्था आज तक मोदी जी कर रहे थे। मैं देश के अपने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और देश के अपने वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ये वही भारत है जहां पर 30 साल के बाद भी पोलियो का वैक्सीन नहीं बन पाया, लेकिन आज वही भारत है जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने वैज्ञानिकों को उन्होंने पूरा संसाधन दिया, पूरी छूट दी और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 9 महीने के भीतर एक नहीं 2-2 वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया। और इसी का नतीजा है कि हम सब यहाँ पर बिना मास्क लगाए बैठे हुए हैं। 216 करोड़ से ज्यादा डोज लोगों को अब तक लग चुका है। और इतना ही नहीं, इस भारत की जो पहचान थी कि भारत केवल विदेश के सहारे, विदेश से मांग करके अपना काम चलाता है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपने देश की जनता का तो सेवा करने का ही काम किया, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और मेडिसिन देकर के उनकी मदद करने का काम किया और भारत की पहचान करने का काम किया। जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठी थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों पे काम आने वाला किसी चीज पे प्रतिबंध नहीं लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले साल 5.5 लाख करोड़ दिया ताकि काम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। और दूसरे साल 2.5 लाख करोड़ बढ़ा करके 7.5 लाख करोड़ किया ताकि जनता के बीच में पैसा जाता रहे। आज उसी का परिणाम है कि हमारा अर्थव्यवस्था V-शेप में अप किया, जिस प्रकार से सीधा नीचे गया था V-शेप में अप किया और आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर भारत पहुंचा है। जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया था, आज उसकी अर्थव्यवस्था से भी ऊपर भारत का अर्थव्यवस्था पहुंचा। मित्रों, ये हम सब के लिए कहीं ना कहीं गौरव है। कोविड काल में हमने 400 अरब डॉलर से ज्यादा विदेशी एक्सपोर्ट करने का भी काम किया। कहीं ना कहीं आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश गति से आगे बढ़ रहा है और इस देश में कहीं ना कहीं समस्याएं पहले से बहुत थी।